हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की सोशल साइंस जिसमें देखेंगे इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 जिसका नाम है वैश्वीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सब भी क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे क्या होगा बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और कितने प्रश्न पूछा गया है। दूसरी बात कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसमें भी ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्प करेंगे। और तीसरी बात कि आगे चल के जो 2027 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके 27 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही में है ऐसा या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम कि वैश्वीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन के मुख्य अंग कितने हैं। ये आपको साइड में दिख रहा होगा कि 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2020 में। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन है ये सभी किसी न किसी ईयर में पूछा गया है, इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा जो वैश्वीकरण होते हैं उसके मुख्य अंग जो है ये टोटल 5 होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब हो जाएगा हमारा 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुआ था। अब आपको बता दें कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो W का होता है वर्ल्ड, इसको लिखने से ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी मैं लिख देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, या आपको फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि WTO का पूर्ण रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा जिनेवा में स्थित है। WTO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। भारत में नई आर्थिक नीति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1990 को जब वैश्वीकरण हुआ था तभी नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी को, यानी इनमें से सभी जितने भी है जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सभी को ऐड किया गया है नई आर्थिक नीति में। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ये सभी जितने भी है ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। इसमें बता दें आपको फोर्ड मोटर्स जो है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपको बता दें बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय दिख रहा है आपको, यानी एक से लेके एक देश के अलावा दूसरे देश में भी वो कंपनी हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा देशों में। ठीक है, सीधी सी बात से एक देश अपने मान लो कि जैसे भारत में सैमसंग है, अमेरिका में भी होगा, चाइना में भी होगा, जापान में भी होगा, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा यह होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। उदारीकरण का क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था पर से अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना,
ये कहलाता है उदारीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी क्षेत्रों को सौंपना। जो सभी लोगों को है ना, सार्वजनिक क्षेत्र को, उसको उद्योगों को निजी क्षेत्र में सौंप देना निजीकरण कहलाता है, यानी कि मेरा पर्सनल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? सही जवाब हो जाएगा हमारा डाबर जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें से बता दें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय तो ये हो गया, यहाँ अगर बता दें कि भारतीय नहीं लिखा रहता, सीधे लिखा रहता कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तब हो जाता नोकिया, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, ये सभी हो जाता। लेकिन यहाँ भारतीय दिया है तो डाबर जो है ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के बीच उत्पादित वस्तुओं के विकल्प हैं, यानी दो देश को मिलाकर जो वस्तु उत्पादित होते हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या फिर स्थिर है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ये सभी बढ़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी संभावनाएं। जैसे बता दें आपको, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, अगर वैश्वीकरण होगा तो रोजगार मिलेगा। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। तीसरा कि आधुनिक तकनीकी का आगमन होगा, नए नए जनरेशन उत्पन्न होंगे। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या लगभग कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 164 देश जो है ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आते हैं लगभग। विदेशी निवेश का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये केवल भारत में है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाटा जो है ये विदेशी ब्रांड नहीं है, केवल भारत में है। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर देखने को मिला है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कृषि एवं लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में देखा गया है। परले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा कोका कोला ने खरीद लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है मुख्य रूप से? सही जवाब हो जाएगा हमारा विश्व व्यापार संगठन। ग्राहक को शिकायत दर्ज करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है उपभोक्ता फॉर्म में? जो फॉर्म भर रह जाता है उपभोक्ता कस्टमर फॉर्म, उसमें कितना शुल्क दिया जाता है? उसमें कोई शुल्क नहीं लगता, यानी कि 0 रुपया लगता है, 0 रुपया। फेमा का पूर्ण रूप क्या है अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग? सही जवाब हो जाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं फेमा। फेरा को बदलकर किस वर्ष फेमा लागू किया गया था? पहले इसका नाम था फेरा, बाद में इसको चेंज करके फेमा लिखा गया। तो ये चेंज कब किया गया था? ये चेंज किया गया था 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में किया गया था। विश्व के बाजारों का एकीकरण क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में कारखाने क्यों स्थापित करती है? इससे क्या होता है कि सस्ते श्रम और अन्य संसाधनों के कारण उत्पादन लागत कम करने के लिए। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है मुख्य वस्तुकार के रूप में? सही जवाब हो जाएगा हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति पॉलिसी के जन्मदाता माने जाते हैं। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार हटाती क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा इनमें से सभी हटाते हैं। जैसे बता दें
कि कोटा प्रणाली, उसके बाद लाइसेंस प्रणाली और परमिट प्रणाली, ये सभी सरकार उदारीकरण के अंतर्गत हटा देती है। वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पे। जब वैश्वीकरण लग जाता है तो बिहार में वैश्वीकरण के कारण किस उद्योग को सबसे अधिक बढ़ावा मिला है? पर्यटन के क्षेत्र में। सही जवाब हो जाएगा हमारा पर्यटन उद्योग एवं सेवा उद्योग में। वैश्वीकरण से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उच्च आय वाले शहरी उपभोक्ताओं और पूंजीपतियों को। दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है? सही जवाब हो जाएगा इसकी गति को अत्यधिक तीव्र और सुलभ बना दिया है। गेट का नाम बदलकर 1995 में क्या रखा गया? उसको नाम चेंज करके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। आपको बता दें अगर पूछे एग्ज़ाम में कि WTO का पुराना नाम क्या है तो याद रखना है कि GATT रखा गया था। गेट का पूर्ण रूप क्या था? सही जवाब हो जाएगा हमारा गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये आपको ध्यान रखना है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड किनके बीच होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ये होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच। आयात पर कर यानी टैरिफ ऑन इम्पोर्ट किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा व्यापार अवरोधक का ये एग्जाम्पल है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? इससे हुआ कि देश के नवजात घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए 1991 में भारत सरकार ने व्यापार अवरोधकों को हटाने का निर्णय क्यों लिया? ताकि भारतीय उत्पादक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके और गुणवत्ता सुधारे अपनी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सेज यानी कि विश्व आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेज का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप पूछे आपसे तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज कहाँ स्थापित है? दिए गए विकल्प यानी राज्यों में से। सही जवाब हो जाएगा हमारा सांता क्रूज महाराष्ट्र, कांडला यानी गुजरात, ये जितने भी दो राज्य हैं ये यहाँ पे सेज स्थापित किए गए हैं। श्रम कानूनों में लचीलापन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कैसे मदद करती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कंपनियों को अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रखने और निकालने की छूट देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सहायक रहा है? तो सबसे बढ़ावा जो देता है इनमें से सभी कौन कौन? सूचना एवं संचार तकनीकी का विकास, परिवहन और साधनों की प्रगति, तीसरा हो गया व्यापार और अवरोधकों को हटाना। ये सभी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के इस युग में किस प्रकार की प्रतियोगिता बाजारों में देखने को मिलती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा अत्यधिक तीव्र एवं गालाकाट प्रतियोगिता को। वैश्वीकरण के कारण भारत के किस उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है? सही जवाब हो जाएगा हमारा खिलौना उद्योग एवं
कुटीर उद्योग यानी कि चीनी खिलौने के आने से, यहाँ चीनी जो है खाने वाली चीनी की बात नहीं करें, चाइनीज जो चाइना की है चीन की, उसके आने के कारण कुटीर उद्योग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विदेशी ब्रांडों के आगमन से स्वदेशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अकुशल स्वदेशी उद्योगों को बंद होना पड़ा या नुकसान उठाना हुआ? WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और अवरोधक हटाना। आर्थिक सुधारों का मुख्य सकारात्मक परिणाम क्या है? पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश को भारी में निवेश में वृद्धि होना। वैश्वीकरण का प्रभाव सभी वर्गों पर कैसा रहा? सही जवाब हो जाएगा हमारा कि असमान रहा, जैसे अमीरों को ज़्यादा लाभ, गरीबों को कम लाभ हुआ। न्याय संगत वैश्वीकरण यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा वैश्वीकरण जो सभी के लिए अवसरों का सृजन करे और सबके हितों की रक्षा करे। इन्फोटेक क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सूचना प्रौद्योगिकी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्वीकरण की नीतियों का सबसे बड़ा समर्थक और संचालक रहा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह वैश्वीकरण की नीतियों का सबसे बड़ा समर्थक है, अमेरिका। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुख्य रूप से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी का प्रवाह कैसा होता है? इसमें एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र रूप से होता है पूंजी का प्रवाह। वैश्वीकरण के अंतर्गत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रवाह कैसा होता है? इसका प्रवाह उन्नत देशों से विकसित देशों की ओर तीव्र गति से होता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत श्रमिकों या श्रम का प्रवाह किस कारण पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाता है? इसमें होता है कि विभिन्न देशों की कड़ी वीज़ा और आप्रवासन नीतियों पॉलिसी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इंफोसिस और विप्रो किस प्रकार की भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर काम कर रही है? सही जवाब हो जाएगा हमारा सूचना प्रौद्योगिकी IT बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इस पे काम कर रही है विश्व लेवल पर। वैश्वीकरण ने हमारे खान पान और जीवन स्तर को क्या किया है? यह वैश्विक संस्कृति के करीब ला दिया है, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर आदि का प्रचलन बढ़ा दिया है वैश्वीकरण के कारण। व्यापार उदारीकरण का मुख्य लाभ किसे मिलता है? निर्यात के रूप में। सही जवाब हो जाएगा हमारा निर्यातक देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग के लिए? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1944 ईस्वी में हुआ था और ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है कि सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में मदद करना और ऋण देना। वैश्वीकरण के विरोध में उठने वाली आवाज़ें मुख्य रूप से किस बात पर जोर देती है? ये स्थानीय संस्कृतियों और छोटे उद्योगों के संरक्षण पर
की बात पर जोर देता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में वैश्वीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव किस पर देखा गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कृषि उत्पादकों के निर्यात और संभावनाओं और सेवा क्षेत्र के विस्तार पर दिया गया है। इस वीडियो में हम टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जो कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। वीडियो के लास्ट में इतना ही कहना चाहते हैं कि जो मेरे चैनल पे है जितने भी प्लेलिस्ट में है आप जाके देखेंगे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।